हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BSTC गोगरी। यह इस वीडियो सीरीज़ का 7वां सेशन है और आज कंप्यूटर मेमोरी का पहला थ्योरी क्लास आप सबके सामने है। तो चलिए मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी डिवाइस क्या होता है? तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर होता है जहाँ पे हम डाटा को जमा करके रखते हैं। मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, अनुदेश, प्रोग्राम आदि को संग्रहित करने में मीन्स स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे हम डाटा को जमा करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और मेमोरी को उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी लगा रहता है, मेमोरी डिवाइस होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर दो अलग अलग प्रकार से बटे होते हैं। पहला, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। सो वोलाटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वोलाटाइल मेमोरी आर दोज मेमोरी विच रिटेन्स द डाटा टिल पावर सप्लाई टू इट। ओके, एग्जाम्पल कैश मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो बिजली के रहने तक ही डाटा को जमा करके रखता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल फ्लो बंद हो जाता है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाता है, वोलाटाइल मेमोरी अपने अंदर मौजूद डाटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में जानते हैं। सो नॉन वोलाटाइल मेमोरी आर दोज मेमोरी व्हिच रिटेन्स द डाटा आफ्टर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई टू इट। नॉन वोलाटाइल मेमोरी वैसा मेमोरी होता है जिसमें कि पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी मेमोरी जमा रहता है, मेमोरी स्टोर्ड रहता है। ठीक है, जैसे रीड ओनली मेमोरी एंड ऑल अदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज में अलग अलग प्रकार के मेमोरी डिवाइस आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर में लगाए गए अलग अलग प्रकार की मेमोरी को अच्छे से जानते हैं। सो मेमोरी डिवाइस को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी हम कह सकते हैं हिंदी में। प्राइमरी मेमोरी दो अलग अलग भागों में बटा होता है, जैसे कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, सो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी ये दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होता है। मेन मेमोरी को आगे चल के फिर से दो भाग में बांट देते हैं, रैम और रोम। सो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है और रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। रैम दो अलग अलग भाग में बटा होता है, डी रैम और एस रैम, मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं और रोम के बारे में जानते हैं। रोम को तीन भागों में क्लासीफाई करते हैं। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इन सब प्राइमरी मेमोरी के बारे में आज हम इस सेशन में आगे बताएंगे। फिर आगे आता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को अलग अलग भाग में बांटते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है मैग्नेटिक टेप, दूसरे नंबर पे आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो इन सब मेमोरी के बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस सेशन में हम प्राथमिक मेमोरी के बारे में जानेंगे। सो प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी क्या होता है? सो प्राइमरी मेमोरी इज़ ए कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है ये कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कि डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोसेसर से जुड़ा होता है। प्रोसेसर को सही ढंग से चलाने का काम प्राइमरी मेमोरी का ही होता है। ठीक है, विकास का श्रेय जे.एस. किल्वी को दिया जाता है और यह सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं और कैश मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो ये कैश मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता रहता है कि कैश मेमोरी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आप सबको, इधर सेकेंडरी मेमोरी है, इधर प्राइमरी मेमोरी है, और फिर कैसे है, फिर प्रोसेसर है। तो इस अरेंजमेंट से आप समझ रहे होंगे कि प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए एक डाटा को पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी से कैश मेमोरी, और कैश से फिर प्रोसेसर तक जाना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो लेट एन एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम कोई सॉन्ग सुनने वाले हैं, और हम पार्टिकुलर सॉन्ग की लिस्ट से कुछ पार्टिकुलर सॉन्ग को सिलेक्ट करके उसको प्ले किए। तो जैसे हम उस सॉन्ग को प्ले करेंगे, सॉन्ग जो है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद मीन्स जो डाटा हम चला रहे होंगे वो कहाँ रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में कहाँ पे, तो रैम में। ठीक है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम में रहेगा, और रैम और प्रोसेसर ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो रैम अपने डाटा को कहाँ भेजेगा, कैशे में, और कैश क्या करेगा, फिर प्रोसेसर में भेजेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रैम और प्रोसेसर के बीच के लिंक को समझते हैं। मान के चलिए कि बरसात का दिन है, और हम रास्ते में चल रहे हैं, और अचानक से सामने सड़क पे पानी जमा हुआ हो। ठीक है, तो हम उस वाटर लॉज को क्रॉस करेंगे, या तो जंप करके क्रॉस करेंगे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के सहायता से अपने पैर को रख करके क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट वैसा ही समझिए कि यहाँ पे रैम के पास जब डाटा आएगा तो रैम प्रोसेसर में जाने के लिए बीच में पहले कैचे पे जाएगा, और कैचे क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेसर में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम उस पानी को क्रॉस करने के लिए बीच में कोई पत्थर या कोई ईंटा या किसी भी ऑब्जेक्ट को रख करके उस पर पैर रख के क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम उस सिचुएशन में पानी को जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम तेज़ी में क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे उस ईंट पे खड़े नहीं हो जाते हैं, मतलब हम एक साइड से पैर रखते हैं और फिर जंप करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो वैसे ही जब हमारा डाटा प्राइमरी मेमोरी में आता है तो वो कैच पे कुछ समय तक, ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय तक के लिए कैच मेमोरी के पास होता है, और फिर आगे प्रोसेसर तक पहुंच जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि कैश मेमोरी जो होता है ये प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और कैश मेमोरी का साइज़ छोटा होता है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैश मेमोरी जो होता है ये एक अस्थाई मेमोरी होता है, ये साइज़ में छोटा होता है और बहुत तेज़ होता है, क्योंकि डाटा जो है तेज़ी से प्राइमरी मेमोरी से कैश में जाएगा और वहाँ से प्रोसेसर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग रजिस्टर के रूप में होता है। तो कैचे जो होगा यहाँ पे सीपीयू में रजिस्टर के फॉर्म में होता है। बेसिकली रजिस्टर को दो भाग में बांटते हैं, पीसी और आईआर। तो पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और आईआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को तेज़ करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक लिंक का काम करता है और प्रोसेस को फास्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आप कैश मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे कि कैश मेमोरी कहाँ पे काम करता है, तो रैम और प्रोसेसर के बीच में काम करता है। कैश मेमोरी बहुत ही छोटा साइज़ का होता है और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम मुख्य मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी में दो अलग अलग कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस होता है, रैम और रोम। ठीक है, सो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी कहलाता है। तो इसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रैम एक अस्थाई मेमोरी होता है जबकि रोम अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, मतलब रैम अपना डाटा बिजली प्रवाह बंद होने के बाद ख़त्म कर देता है, जबकि रोम बिजली के बंद होने के बाद मीन्स पावर सप्लाई के बंद होने के बाद भी स्टोर करके रखे रहता है, उसे डिलीट नहीं करता। ठीक है, रोम को नन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे और रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे। इसे मदरबोर्ड के सिम्स मीन्स सिंगल इन लिंक मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि रैम को सिम्स में लगाया जाता है। सिम्स एक स्लॉट होता है जो मदरबोर्ड पे होता है, इसका पूरा नाम सिंगल इन लिंक मेमोरी मॉड्यूल होता है। इसमें संग्रहित डाटा और सूचना को बदला जा सकता है, मीन्स रैम में जो डाटा होता है इसको चेंज किया जा सकता है, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि
रोम में मौजूद डाटा और सूचना को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेव हो जाता है। आगे है, रोम में जो डाटा डालते हैं इसे डाटा बर्निंग कहते हैं, ठीक है। ओके, तो रैम और रोम के बारे में आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और रैम के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। सो रैम मेमोरी डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, जैसे आप पहले भी देख चुके होंगे, डी रैम और एस रैम। सो डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें जो डाटा होता है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की मदद से यूज किया जाता है। डी रैम में जो डाटा होता है ये चार्ज और डिस्चार्ज के फॉर्म में कैपेसिटर में जमा होता है और इसके माध्यम से उपयोग में लाया जाता है। वी नीड टू कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट, मतलब हमें डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है। जबकि एस रैम जो होता है मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और इसीलिए हमें इसे पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट करने की ज़रूरत होता है। पीरियोडिक मतलब हम कुछ समय इंटरवल के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं और डाटा इसमें 0 1 के रूप में जमा होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर भी दिख रहा होगा कि डी रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज होता है, जबकि एस रैम में फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। डी रैम में हमें लगातार रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है, जबकि एस रैम में हमें पीरियोडिक रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है। मीन्स हमें कुछ समय के बाद रिफ्रेश करते हैं, लगातार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डी रैम जो होता है ये चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस पे डाटा को स्टोर करता है, जबकि एस रैम 0 और 1 मीन्स बाइनरी बिट के फॉर्म में डाटा को जमा करता है। आगे चलते हैं और रोम के बारे में जानते हैं। सो रोम मेमोरी डिवाइस के प्रकार, जैसे कि हम पहले भी आपको चार्ट के माध्यम से बता चुके हैं कि रोम को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। ये 3 अलग अलग भाग पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम होता है। तो सबसे पहले हम पी रोम के बारे में जानते हैं। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक ही बार डाटा को डाला जाता है, मीन्स डाटा को बर्न किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। संचय के बाद यह साधारण रोम के जैसे कार्य करता है, ठीक है, मीन्स रीड ओनली मेमोरी के जैसे काम करता है। तो पी रोम में एक ही बार हम डाटा डालते हैं और फिर उसे इरेज नहीं कर सकते, जबकि ईपी रोम में हम ईपी रोम में मौजूद डाटा को हम इरेज कर सकते हैं और इरेज मतलब मिटा सकते हैं और मिटाने के लिए हम पराबैंगनी किरण का सहायता लेते हैं, पराबैंगनी किरण का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे अल्ट्रावायलेट ई रोम कहा जाता है, ठीक है। सो अल्ट्रावायलेट इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और डबल ईपी रोम के बारे में जानते हैं। डबल ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इन सब पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। इसे इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मिटाया जाता है, ठीक है। तो अंतर क्या है ईपी रोम और डबल ईपी रोम में? इसे अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से, मीन्स पराबैंगनी किरण की मदद से मिटाया जाता है, जबकि डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली की सहायता से मिटाया जाता है। तो ये रोम के अलग अलग प्रकार के बारे में आप जान चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।